दोस्तों स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। आज अपना जो है सेकंड पेपर स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का, और आज ही हम कोशिश करेंगे शाम को 6 वीडियो भी पब्लिक करने की, क्योंकि बच्चों के पेपर हैं तो बहुत तेजी से चीजों को लेके आ रहे हैं और आपको 4th सेमेस्टर की वीडियो भी आज शाम को मिल जाएगी सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई इस यूनिट में 3 थ्योरम्स हैं जिनका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उनके लिए थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, इन तीनों में से पेपर में एक आएगी सर। ठीक है, तो वो तो आपको पढ़नी है, हम लगा देंगे लास्ट में। उसके अलावा यहां पर ब्रिज हैं जो आपको पढ़ने हैं, जैसे एंडरसन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हैं, तो एक एक करके आपको बताएंगे। सबसे पहले आप कुछ सिंबल देख लो मेरे भाई, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज क्या होती है। देखो सर, जब भी कभी इस तरीके के चील बिलंगुआ बना होगा, यहां देखो, यहां जब भी कभी इस तरीके का बना होगा मेरे भाई, इस तरीके का ऐसा, तो इसे कहते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। जब भी ऐसे करके घुमा दोगे मेरे भाई, इसे कहेंगे कंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व। क्या कहते हैं? प्रेरकत्व, एल से लिखते हैं। ये क्या है मेरे भाई? ये 2 प्लेटें बनी हुई, इसे कहते हैं कैपेसिटर या कैपेसिटेंस यानी संधारित्र या धारिता। जब इस तरीके से बना हो, एक लाइन खींच कैसे बना रखा हो, इसे कहते हैं रोस्टर यानी धारा नियंत्रक। ठीक है भाई, धारा को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी लाइन हो, एक छोटी लाइन हो, इसका मतलब होता है बैटरी मेरे भाई। ठीक है, ऐसे करके बना रखा हो, ये कुंजी है, या फिर ऐसे करके बना रखा हो, ये भी कुंजी यानी स्विच है मेरे भाई। ठीक है, इसे चालू करेंगे तो सप्लाई चालू हो जाएगी, बंद करेंगे तो सप्लाई बंद हो जाएगी सर। ठीक है, ऐसे करके ए बना रखा हो मेरे भाई तो ये अमीटर है, जी बना रखा है गैल्वेनोमीटर है, बी बना रखा हो तो वोल्ट मीटर है। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब जो सबसे पहला ब्रिज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो शेयरिंग ब्रिज है। ठीक है, इस तरीके के कई ब्रिज हैं, एक एक करके समझाते हैं। ब्रिज का मतलब क्या है मेरे भाई? ब्रिज का मतलब होता है सेतु, जो कनेक्ट करेगा आपस में दो चीजों को, ब्रिज है। यहां पर हम लोग प्रतिरोधों को आपस में कनेक्ट करेंगे, यानी प्रतिरोधों को जोड़ेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो शेयरिंग ब्रिज क्या है? इस ब्रिज की हेल्प से किसी लो वैल्यू कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करते हैं, यानी इस ब्रिज की सहायता से हम लोग सी का मान ज्ञात करेंगे। सी का मान मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब धारिता को कैलकुलेट करेंगे। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना होता है, उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस, यानी उसकी सीरीज समझते हो 2 क्रम होंगे मेरे भाई, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। जब कभी चीजें लाइन से जुड़ी होंगी तो उसे कहेंगे श्रेणी क्रम, जब ऊपर नीचे जुड़ी होंगी उसे कहेंगे समांतर क्रम। मान लिया 1 2 3 सबको लाइन से जोड़ दो, लाइन से जोड़ दो भाई, ये सीरीज कहलाती है, मतलब श्रेणी क्रम कहलाता है मेरे भाई। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम कहलाता है। उसकी सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। जैसे फिगर में एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, R1 के साथ सीरीज में जोड़ा गया है, जबकि R2 एक प्योर रेजिस्टेंस है और C3, यानी कुल मिला के यहां पे लिखा हुआ, उसके लिए हम आपको चित्र दिखाते हैं। यहां देखिए सर, तो चित्र क्या है? ये अपना चित्र है, सब लोग पहले ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या, एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता कितनी है? C1 है। इसके साथ सीरीज में लाइन से जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध क्या है? R1 है। दूसरे में कोई कैपेसिटर नहीं है, सिर्फ R2 जुड़ा हुआ है। तीसरे वाले में मेरे भाई सिर्फ C3 जुड़ा हुआ है। चौथे वाले में R4 और C4 दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से पूरा प्रोसेस हमने बना लिया। अब करेंगे क्या? ये एक ब्रिज बन गया है। ब्रिज क्या है? जो चारों चीजों को आपस में कनेक्ट कर देता है उसे ब्रिज कहते हैं। अरे किसी भी चीज को आपस में जोड़ देगा उसे ब्रिज कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां पर क्या है? यहां पर एक अल्टरनेटिंग करंट है मेरे भाई। ये अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है प्रत्यावर्ती धारा। जो हम लोगों के घरों में लाइट आती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक भाई, ये स्विच है मेरे भाई। स्विच बोले तो कुंजी है, इसे कनेक्ट करोगे सर्किट चालू हो जाएगा, बंद कर दोगे सर्किट बंद रहेगा भाई, सीधी सी बात है। एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी, जब आप 12th क्लास में थे तो आपने प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ रखा है, वहां पर आपको बताया गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग प्रतिरोध नहीं लेते हैं, बल्कि हम लोग लेते हैं प्रतिघात। उसे हम लोग जेड से लिखा करते थे। काय से लिखते थे मेरे भाई? जेड से लिखा करते। तो हम लोग जेड बनाएंगे, ध्यान से समझना। करेंगे क्या? यहां पे 4 चीजें हैं, देखो भाई। जैसे यहां पर R2 है, अब R2 तो अकेला है मेरे भाई, तो R2 बराबर हो जाएगा Z2 के। किसके बराबर हो जाएगा? Z2 के। C3 अकेला है, लेकिन C कभी भी प्रतिरोध नहीं बनता भाई, तो C के प्रतिरोध को कैसे बनाते हैं? XC बनाते हैं। जब भी कभी C का प्रतिरोध बनाना होता है तो उसे XC लिख देते हैं। जब भी कभी L का प्रतिरोध बनाना होता है तो उसे XL लिख देते हैं मेरे भाई। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे। यहां पर C है, C1 है, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? XC1 प्लस में कौन आ जाएगा? R1। तो ये श्रेणी क्रम में बन जाएंगे। श्रेणी क्रम का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर R1
प्लस R2 प्लस R3। कोई अंग्रेज आदमी है मेरे भाई तो श्रेणी को कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं? सीरीज। समांतर के लिए फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसे कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं मेरे भाई? पैरेलल कहते हैं। पैरेलल का मतलब होता है समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो जरा यहां देखो भाई, ये कौन है बताओ? R1 है। कौन है ये? R1 है। ये कौन है? C1 है। C1 का प्रतिरोध कैसे बनाओगे मेरे भाई? XC1 बनाओगे। तो क्या कौन से क्रम में आ गया? ये श्रेणी क्रम में आ गया। अब अगर ये समांतर क्रम में है मेरे भाई, समांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। R1 की जगह पे क्या रख देंगे बताओ? R4 रख देंगे। ठीक है सर। R2 की जगह पे C4 नहीं रखेंगे, XC4 रखेंगे, क्योंकि जब भी कभी C का प्रतिरोध बना रहे होते हैं तो उसे X लगा के लिख लेते हैं। बस समझ लो इतना अगर आपने काम कर लिया, आपका ब्रिज हल हो गया। लो यहां देखो, हमने लिख दिया भैया, जब भी कभी हम लोगों ने पढ़ रखा है 12th में व्हीटस्टोन सेतु। क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु? जब कभी ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो वहां पे P/Q का मान R/S के बराबर होता है। P/Q का मान R/S के बराबर। ये चार प्रतिरोध होते हैं, जो चारों प्रतिरोध लगे होते हैं उनका मान आपस में बराबर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया भाई, यहां लिख दिया Z1, यहां लिख दिया बटे में लिख दिया Z2, बराबर लिख दिया Z3 और बटे में लिख दिया Z4। ठीक है भाई। अब हमें करना क्या है? चारों मान अपने पास है, कैसे निकालोगे बताओ? सबसे पहले मेरे भाई ये Z1 है, दोनों मिले तो ये Z1 बन गया। ये वाला Z2 है, ये वाला Z3 है, और ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? Z4। उन्हें हमने पहले ही हल कर लिया। लो मेरे भाई हल हो गया। Z1 का मान क्या आ गया? R1 प्लस XC1। ठीक। अच्छा एक चीज आपको और बता दे रहा, XC बराबर होता है 1/ω/C। जरा देखिए, XC बराबर होता है 1/ω/C और XL बराबर होता है ω/L। ठीक है भाई। तो XC की जगह पे हमने रख दिया 1/jωC। J क्या है? यूनिट है। J की वैल्यू 1 है। मर्जी हो आप लिखो, मर्जी हो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ऐसे XC3 है, XC3 को लिख दिया 1/ω/C3। J क्या है? वो यूनिट है। आप डायरेक्शन को दिखा रहा, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब क्या करेंगे? अपना फार्मूला है Z1/Z2 बराबर Z3/Z4। चारों मान उठा के हमने यहां पर रख दिए। जब हमने चारों मान यहां पर रख दिए, क्या होगा बताओ भाई? अब देखिए चारों मान यहां पर रख दिए तो होगा क्या? हमने इसी चक्कर में ये यूनिट वाला मान रखा था। यहां देखिए R1/R2 आ गया। ठीक सर। यहां पे आ गया C4/C3। इसमें J नहीं आ रहा है। जिसमें J नहीं आ रहा है मेरे भाई वो रियल पार्ट है, और जिसमें आ रहा है वो इमेजिनरी है। तो इमेजिनरी वालों की तुलना आपस में कर दी, इसकी तुलना कर दी, इसकी तुलना कर दी। तो अपने पास निकल के आ गया पहला फार्मूला R1/R2 बराबर C4/C3, और दूसरा निकल के आया C1 बराबर C3 R4/R2। इस तरीके से हम लोगों का पहला ब्रिज हो गया। सर जी चाहते क्या हो? चाहते थे मेरे भाई C का मान निकालना। जो देखो C निकल आया, C1 का मान निकाला। यानी जो शेयरिंग ब्रिज होता है उसका काम क्या होता है? धारिता को ज्ञात करना। ठीक। तो हम लोगों ने धारिता यानी कैपेसिटेंस C को ज्ञात कर लिया। चलिए सर, इसी तरीके से एक और ब्रिज है, AC ब्रिज है, बिल्कुल सेम है मेरे भाई। AC ब्रिज क्या करेगा बताओ? ये पहला Z1, Z2, Z3, Z4 हमने लिख दिया। इस सर्किट वह सर्किट जो व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में इंपीडेंसेस के साथ जुड़ा होता है AC ब्रिज कहलाता है। यहां पर आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या होता है मेरे भाई? जरा सब लोग समझें। किरचॉफ का नियम होता है E बराबर IR। E बराबर क्या होता है? IR होता है। सबसे पहले समझ लो लूप क्या होता है। लूप कह लो या पास कह लो, लूप होता है जहां पे धारा होती है, प्रतिरोध होती है, बैटरी होती है, उसे कहते हैं लूप। सब लोग यहां देखिए, ये है धारा। यहां देखो सर, यहां पे बहुत आराम से आपको लूप दिखाते हैं। यहां देखो, ये पूरा एक लूप है। क्या है? ये लूप है मेरे भाई। इसमें देखो धारा है सर जी, है, प्रतिरोध है, हाँ है, बैटरी लगी हुई है, हाँ लगी हुई है। तो जब कभी भी धारा हो, प्रतिरोध हो, बैटरी हो, उसे कहते हैं लूप। क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। तो जरा यहां देखो, हम लोग क्या करेंगे? पहले इधर वाला लूप लेंगे, ये वाला। ठीक। फिर इधर वाला लूप लेंगे, ये वाला। सर जी बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है यार? जे H क्या लगा रखा है भैया? H हेडफोन है। H क्या है? हेडफोन है। कान में लगाएंगे, सर्किट चालू करेंगे, देखेंगे जब साउंड सबसे कम आ रही होगी, मिनिमम साउंड आ रही होगी, मतलब कम से कम आ रही होगी भाई, उस समय ये बैलेंस कंडीशन में होगा। तो हेडफोन लगा के चेक करेंगे कि कम कब है, ज्यादा कब है। बस अब कुछ नहीं करना। इधर वाला सर्किट लो, बताओ इधर वाले सर्किट में कौन कौन है? देखो I1 के संग में Z1 है, I3 के संग में Z3 है, IH के संग में ZH है। तीन इधर वाले में चलना है प्रतिरोध। तो E बराबर IR लगाएंगे। लो भैया यहां देखो,
यहां लिख दिया पहले वाले लूप में I1 इंटू Z1 प्लस IH इंटू ZH माइनस I3 इंटू Z3। सर जी जब माइनस कहां से उठा लाए? सर जी माइनस उठा के नहीं लाए। यहां देखो भैया धारा हमेशा प्लस से चलेगी, माइनस की तरफ जाएगी। देखो प्लस से धारा चली चली चली, ये देखो एरो बिल्कुल ठीक चल रहा, चली ये चली बिल्कुल ठीक चली, लेकिन धारा इधर भी तो आई। तो जब यहां से आप आ रहे हो वापस लौट के देखो ऐसे गए, जब वापस लौट के आए तो ये एरो इधर है, एरो होना चाहिए ऐसे ऐसे पर ऐसे एरो होना चाहिए था, लेकिन ये एरो है इधर। इस चक्कर में I3 वाले को हमने माइनस ले लिया। सेम कंडीशन हम उधर वाले में फॉलो करेंगे। तो हमने क्या करा मेरे भाई, ये देखो बराबर में हमने 0 लिख दिया। क्यों 0 लिख दिया? बैटरी लगी हुई जरूर है, लेकिन हम सिर्फ इतना भाग ले रहे हैं, इतना, और इतने भाग के अंदर कोई बैटरी नहीं, बैटरी तो पूरे सर्किट के अंदर है, तो इतना भाग हमने 0 ले लिया। ठीक, ये देखो 0 हो गया। सेम हमने दूसरी कंडीशन लगाई, उधर वाला भी 0 कर दिया। ZH क्या है? इंपीडेंस ऑफ हेडफोन है, जिसे हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। जब ZH 0 है तो IH का मान 0 रख के छोड़ दिया। जब IH 0 रखा तो अपने पास 2 समीकरण बन जाएंगी IH 0 रख के। एक समीकरण 3 बन गई, एक समीकरण 4 बन गई। IH वाले को 0 कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने आपसे कहा हेडफोन में जब साउंड बहुत कम होगी तब वो होगा बैलेंस कंडीशन में, तो बहुत कम का मतलब छोड़ दो मेरे भाई, 0 हो जाएगा। इसे हमने रख दिया 0। 3 को समीकरण 4 से भाग दे दी, 2 पार्ट बन गए मेरे भाई। आ गया Z1 बटे Z2 बराबर I1 बटे I2। बैलेंस कंडीशन में Z1 बटे Z2 बराबर Z3 अपान Z4 बराबर होता है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यानी फाइनल, यानी I1 का मान I2 के बराबर। यहां चेक करके दिखा दे रहे हो, यहां देखो यहां से धारा आई, जितनी धारा इधर जाएगी उतनी धारा इधर जाएगी, फिर जो धारा यहां होगी वही धारा यहां होगी, जो यहां होगी वही यहां होगी, इस तरीके से धारा चलेगी। तो ये धारा बराबर है, ये धारा बराबर है, दोनों धाराओं को बराबर कर दिया और फाइनली अपने पास आ गया Z1 बटे Z2 बराबर Z3 अपान Z4, जिसका हमने ऊपर वाले सर्किट में यूज करा था। ठीक, मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस तो ऐसे हो जाएगा। और अगर कला की फॉर्म में लिखोगे, फेज की फॉर्म में, सर जी ये फेज क्या होता है? मेरे भाई बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे कहते हैं कला करके दिखा रहा है। तो कला करने मतलब क्या है? अगर इस तरीके से वेव चल रही है, एक वेव इस तरीके चल रही है, तो इनके पीक पॉइंट मिला दो भाई, लो मिला इधर, पीक पॉइंट हमने इनके मिलाया, तो जो बीच में चलने का अंतर, जो लौटने का अंतर है यार भाई, उसे कहते हैं कलांतर। क्या कहते हैं? कलांतर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एक ब्रिज और देखना, मैक्सवेल का एलसी ब्रिज। ये सेम है, आपको खुद करना है। कैसे बताया दे रहे हैं बताओ। इसमें C1 और सर जी ये एरो क्या बना रखा है यार? एरो माने वेरिएबल, अपने मर्जी के हिसाब से बदल सकते हो इसे। ठीक, तो ये दोनों कौन से क्रम में बताओ? समांतर में, अलग अलग लगे हुए हैं। ये सिंगल है मेरे भाई। ये दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। ये कौन सा है? अकेला लगा हुआ। सेम वैसे करेंगे, Z1 आ गया, Z2 आ गया, Z3 आ गया, Z4 आ गया। ये देखो भैया शेयरिंग ब्रिज सब एक ही जैसे होते हैं। Z1 Z2 Z3 Z4 आ गया, चारों का मान रख दिया, रियल इमेजिनरी पार्ट की तुलना कर दी, बहुत ही आराम से निकल आएगा। फिर मैक्सवेल का एलआर ब्रिज, ये भी बिल्कुल सेम है। ये देखो ये और ये कायम है सीरीज में, ये अकेला है, ये और ये कायम है सीरीज में, ये अकेला है मेरे भाई। इस तरीके की चीजें चलेंगी। Z1 अपान Z2 बराबर Z3 अपान Z4 रख दिया, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया, इससे एल का मान निकालेंगे। यानी मेरे भाई ये जो जितने भी ब्रिज होते हैं इन सबका काम ये होता है, कोई एल का मान निकालेगा सेल्फ कंडक्टेंस को, कोई सी का मान निकालेगा कंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को, कोई आर का मान निकालेगा रेजिस्टेंस को। अलग अलग तरीके से हम लोग इन्हें यूज करते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक बीन्स ब्रिज है, बीन ब्रिज भी मेरे भाई सेम है। देखो ये और ये कायम है, लाइन से जुड़े हुए हैं तो सीरीज में है। ये अकेला है, ये अकेला है, ये फिर जुड़े हुए हैं तो लाइन से सीरीज में है। Z1 Z2 Z3 हम लोग बनाएंगे, सारे मान उठा के रख देंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट की तुलना करेंगे और बहुत आराम से सारी चीजें निकल आएंगी। तो उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये पूरे सारे ब्रिज आपकी समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा इसमें 3 थ्योरम्स हैं, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम। तीनों हम इसके बाद लगा देंगे सर यहीं से सर। ठीक है, और जिन बच्चों के पेपर 18 तारीख को है तो हम कोशिश करेंगे शाम तक एक जो छठी वाली वीडियो है उसे भी डाल दें। यार ये बड़े बड़े क्लास हैं, लगभग 1-1 घंटे के हो रहे हैं, लेकिन खैर अब पेपर है तो है, करना तो है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, 1 घंटे के हो 2 घंटे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिलहाल ये सारे ब्रिज हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट का लेवल हमने उसी लाइन से लगाया। जो पहले नंबर पे लगा है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे पे लगा है कम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने तीनों आपके लिए वीडियोस बना रखी हैं, थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, इसी के आगे से जुड़वा देंगे। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अब हम लोग बात करने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में, या इसी थ्योरम को हम लोग कहते हैं वोल्टेज सोर्स इक्विवेलेंट थ्योरम। सरल भाषा में कहें, इक्विवेलेंट मतलब होता है बराबर। सरल भाषा में कहें बहुत सारे सोर्स लगे होंगे, बहुत सारी चीजें सर्किट में होंगी, उन सब को हम हटा देंगे और उनकी जगह पे सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे जिसे हम लोग कहेंगे VTH। VTH का मतलब होता है थेवेनिन्स वोल्टेज। ऐसे ही सिर्फ एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे
लेंगे जिसे कहेंगे RTH, जिसे कहेंगे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। बस इतना सा है सर, ठीक है। तो क्या है ये थ्योरम? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई दो टर्मिनल्स यानी कोई भी दो किनारे हैं, बाइलेटरल लीनियर सर्किट, जो सोर्सेस ऑफ EMF उसमें सेल लगा हो सकता है, बैटरी हो सकती है, जनरेटर हो सकता है, कंटेन करते हैं, तथा इंपीडेंसेस। इंपीडेंस क्या होता है? जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं, और जब हम लोग डीसी करंट की बात करते हैं तो हम लोग उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इंपीडेंसेस कंटेन करते हो को एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से भैया रिप्लेस कर सकते हैं। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कोई ऐसा लीनियर सर्किट है जिसमें क्या है, बहुत सेल है, बैटरी, जनरेटर, कुछ भी है, यानी सोर्स ऑफ EMF है, साथ में क्या है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारे सोर्स ऑफ EMF को हटाकर उसकी जगह पे क्या कर सकते हैं, एक सिंगल रेजिस्टेंस RTH से रिप्लेस कर सकते हैं, और साथ में कौन होगा, BTH इन सीरीज। यानी जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, थेवेनिन्स वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। यानी सिर्फ दो चीजें रह जाएंगी सर्किट में, एक VTH, एक RTH। VTH का मतलब थेवेनिन्स वोल्टेज, RTH का मतलब थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। बाकी जो कुछ है वो सब कुछ हटाओ और उन सब की जगह पे लेके आओ VTH और RTH। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, आप आगे समझिए। VTH एक ओपन सर्किट वोल्टेज है। जब दो टर्मिनल्स के बीच लोड इंपीडेंस रिमूव करा जाता है, इस वोल्टेज को थेवेनिन्स वोल्टेज कहते हैं। देखिए सर कैसे, मान लिया अपने पास एक सर्किट है, इस सर्किट में मेरे भाई यहां पर एक बैटरी लगी हुई है। आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी बता रखा है आपको पता होना चाहिए, जो बड़ी लाइन होती है वो प्लस होती है, छोटी लाइन माइनस होती है। इस बैटरी का EMF चलिए E है सर, ठीक है। R क्या है, R है इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। ये क्या है, R1 पहला प्रतिरोध है। RL जो लगा हुआ है, RL का नाम है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है भाई। R2 बीच में एक और प्रतिरोध लगा हुआ। अब देखिए क्या होने वाला है, किस तरीके से चीजें होंगी, ध्यान से समझिए। हमने क्या किया, देखो सब कुछ हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। कितना सब इंतजाम लगा था, R1, R2, IL, J, वो सब हटा दिया। उसकी जगह पे लगा दिया सिर्फ दो चीजें, आपको बताया कौन कौन, एक RTH का नाम क्या होगा, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और एक वोल्टेज जिसे हमने क्या कह दिया, VTH यानी थेवेनिन्स वोल्टेज। इस सर्किट को कहेंगे थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है। यानी थेवेनिन्स थ्योरम क्या है कि दुनिया भर का रमल फैलाने की जरूरत नहीं है, उस सब की जगह पे केवल एक वोल्टेज आपको दिखाई देगा जो VTH यानी थेवेनिन्स वोल्टेज कहलाएगा, केवल एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा जो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक भाई, कोई दिक्कत? अब देखो हम करने क्या वाले हैं। ये है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, ये है थेवेनिन्स वोल्टेज। अब क्या हुआ, यहां पर हमने एक लोड प्रतिरोध लगा दिया इनके टर्मिनल के बीच में, ठीक। होगा क्या, यहां से भैया धारा निकलेगी। धारा कितनी चली, IL मतलब लोड करंट है, वो यहां से आएगी, होते हुए पूरे सर्किट में घूमेगी। तब इस IL का मान कितना होगा, IL का मान होगा BTH बटे RL प्लस RTH। सर जी कहां से लेके आ गए, लो भैया कहां से लेके आ गए, आपने सरल भाषा में कहे तो ओम का नियम पढ़ा है। किरचॉफ का नियम क्या होता है, E बराबर IR। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, BTH है मेरे भाई। यहाँ पे करंट कितनी है, IL है मेरे भाई। गुणे में R का मान कितना, दोनों सीरीज में अगर जुड़े हुए हैं तो ये क्या है मेरे भाई, R है यानी RL, और प्लस में क्या आ जाएगा बताओ, दूसरा रेजिस्टेंस क्या है, RL और RTH है, ठीक है। यहां से अगर IL का मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, IL बराबर BTH और बटे में RL प्लस RTH। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे हटाओ यार, किरचॉफ का नियम नहीं मालूम, ओम का नियम तो मालूम है, बताओ क्या होता है, B बराबर IR, B है I है, B को क्या लिखोगे BTH, I को क्या लिखोगे IL, R की जगह क्या लिखोगे RL प्लस RTH। यहाँ से IL नीचे ले जाओगे, यही तो आ जाएगा ना। यानी इस सर्किट से हमने क्या किया, सबसे पहले सब कुछ हटा दिया। हटाने के बाद एक BTH रह गया, एक RTH रह गया यानी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और थेवेनिन्स वोल्टेज रह गया। अब हमने इस सर्किट में एक लोड प्रतिरोध लगाया है ताकि वो लोड ले सके। यहां से हमने क्या निकाल लिया, IL का मान निकाल लिया, ठीक भाई। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से समझिएगा, आराम से प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने क्या किया, अपना वही सर्किट बना लिया। जब सर्किट बनाया तो यहां पे देखो E है, R है। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध है। E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। दो अपने पास प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक क्या है R1, एक क्या है RL, बीच में क्या लगा हुआ है मेरे भाई R2, ठीक। बताओ यहां से करंट कितनी आएगी,
आई चलेगी। कितनी करंट चलेगी? आई। जब यहां पे पहुंचेगी तो भैया दो भागों में बट जाएगी, तो इधर आर एल लगा हुआ है, तो इसका मतलब इधर कौन सी करंट जाएगी? आई एल करंट जाएगी। तो नीचे कितनी टोटल कितनी थी? आई, आई में से चली गई कितनी? आई एल, तो नीचे के लिए कितनी बची? आई माइनस का आई एल। ऐसे ही इधर से मेरे भाई ये करंट टोटल आएगी, ये क्या होगी? आई एल होगी सर, ठीक है। आई एल है, यहाँ पे आई टू लिख गया है, ठीक कर लीजिएगा। आई एल होगी, ये आएगी, दोनों मिलेंगे और फिर से करंट कितनी हो जाएगी? आई हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था सुपरपोजिशन थ्योरम में, सेम यहां भी वैसा ही होगा। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम लोग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखिए, केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है फिर से बताते हैं। उसे समझने से पहले आपको लूप यानी मैश पता होना चाहिए। लूप क्या होता है? जहां पे धारा हो, प्रतिरोध हो, बैटरी हो, यानी करंट हो, रेजिस्टेंस हो, बैटरी हो। जैसे आप इसे देखो, इसे इधर वाले हिस्से को देखो, धारा है सर जी, है बह रही है। प्रतिरोध है सर जी, दो प्रतिरोध दिख रहा है, बहुत बढ़िया। सर जी बैटरी है, हाँ सर जी बैटरी भी है। इसका मतलब जहां पे धारा, प्रतिरोध, बैटरी तीनों इकट्ठे होते हैं उसे हम लोग लूप कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप। ऐसे देखिए इधर भी लूप ये चल रहा है। अब हम करेंगे क्या? पहले इधर वाले में, इधर वाले का नाम क्या है बताओ? एफ जी सी डी एफ। इधर वाला क्या है मेरे भाई? लूप है। तो अब हम क्या करेंगे जरा देखिए, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है बताओ? ई बराबर आई आर। क्या होता है बोलिए? ई बराबर आई आर या ई बराबर आई आर। तो बैटरी कितनी है? ई, तो बराबर में हमने क्या लिख दिया? ई लिख दिया, ठीक। बराबर आई आर। अब आई आर को आपको समझना पड़ेगा। देखो यहां इस वाले जो इधर वाला हिस्सा हम ले रहे हैं, इसमें तीन प्रतिरोध हैं। पहला प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है और तीसरा E के संग में लिखा हुआ है RB है। तो E बराबर आई आर, तो एक तरफ तो E आ जाएगा, बराबर में आई आर आएगा। कैसे आएगा? देखो भैया, R1 के संग में कौन सी धारा है? आई, तो R1 के संग में कौन सी धारा लिख दी? आई, तो आई R1 आ गया। फिर ये भी है मेरे भाई R2, R2 के संग में कौन सी धारा? आई माइनस आई एल, तो यहां लिख दिया आई माइनस आई एल इंटू R2। और ये R है, R के संग में भी कौन सी करंट? यहाँ पे तो आई करंट ही चले ना, तो इसके संग में भी क्या आएगी? आई, तो आई आर बराबर ई, यानी ई बराबर आई आर। ई बराबर आई आर, ई बराबर आई आर। तीन आ रहा है, तो जिसमें जो धारा थी वो हमने लिख दी मेरे भाई। गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद आई एल वाला इंतजाम एक तरफ कर दिया और समीकरण बना ली हमने एक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे? जो पड़ोस वाला लूप है उधर वाला, इसमें भी देखो एक ये आर एल है, एक ये R2 है, ठीक है। हमने क्या किया? इन दोनों में फिर से किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, देखिए क्या आ गया? आई एल इंटू आर एल। आर एल में आई एल करंट बह रही है, R2 में आई माइनस आई एल बह रही है, ठीक है भाई। गुणा कर दी, यहां से क्या किया? इसे हल किया और हमने आई का मान निकाल लिया। आई का मान जब निकल आएगा तो देखिए ऊपर जो अपनी समीकरण चल रही का, ये वाली जो समीकरण है, यहां पर आई का मान रख देंगे। बिल्कुल आसान है। अपने पास एक सर्किट है, उस सर्किट में हमने क्या किया है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया है दोनों लूप में, पहले में भी और दूसरे में भी। पहले वाली जो इक्वेशन बनी है उसमें उठा के दूसरे वाले से मान रख देंगे। चलिए सर, पुट इन इक्वेशन 1, मान रख दिया हमने। जब हम लोग इसमें मान रख के हल करेंगे तो आई एल आ जाएगा कॉमन, आई एल कॉमन आ जाएगा, यहां से हम लोग आई एल का मान निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके हल किया हमने इसे, ई चलता रहा, ठीक है। नीचे एलसीएम लिया, R2 को उधर भेज दिया और इस तरीके से अपने पास आई एल का मान निकल के आ गया। ई R2 बटे में R1 प्लस R2 प्लस R, दोनों को ऊपर और नीचे दोनों से भाग दे दिया। सर जी ये कहां से आ गया? तो मान आई एल का ये निकल के आया, लेकिन हमने क्या किया? R1 प्लस R2 प्लस R से अंश और हर में भाग दे दिया। भाग दिया तो उससे क्या होगा? ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे केवल आर एल बचेगा, इसके बटे में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से अपने पास आई एल का मान निकल आया। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, समीकरण 1 बनाई, फिर दूसरा बनाया, समीकरण 2 बनाई। आई का मान उठा के समीकरण 1 में रख दिया और हल करके हमने आई एल का मान निकाल लिया। क्यों निकाल लिया है मेरे भाई? जरा देखो, हमने जहां से थ्योरम स्टार्ट की है ये इसका स्टेटमेंट है और इसके स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा हुआ स्टेटमेंट में? ये देखिए, कहा आई एल बराबर बीटीएच बटे आरएल प्लस आरटीएच लाना है। तो हमें प्रूफ में आईएल बराबर लाना है ना, ये इंतजाम। तो हमने आईएल का ही मान निकाल लिया हल करके। अब क्या है? बीटीएच है, आरएल है और आरटीएच है, हमें ये चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक। हमने आईएल का मान निकाल लिया। अब हमने क्या किया? अब हमने लोड प्रतिरोध को हटा दिया, जो लोड प्रतिरोध लगा हुआ था उसे हटा दिया। तो हमने यहां पे लिखा, देखिए क्या है, नाउ आरएल इज रिमूव्ड, यानी लोड प्रतिरोध को हटा देते हैं, एंड वोल्टेज सोर्स इज ऑल्सो रिमूव्ड, वोल्टेज सोर्स को भी हटा देते हैं, बट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंक्लूडेड, यानी वोल्टेज भी हटाओ। जे लो यहां से देखो, यहां पे बैटरी चल रही थी, हटा दी, बैटरी भी हटाओ और संग में इधर लोड प्रतिरोध है वो भी हटाओ। अब क्या होगा मेरे भाई? तो अब क्या होगा जरा देखो, यहां पे
अब कुछ नहीं होएगा, अब क्या होएगा? तो अब करना क्या है, तब टोटल प्रतिरोध कितना होगा। सब लोग यहां देखें, इस चित्र में ही समझने की कोशिश करते हैं। सब लोग देखिए यहां पर, जब भी कभी प्रतिरोध लाइन से जुड़े होते हैं, लाइन से जुड़े होते हैं, लाइन से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं सीरीज यानी श्रेणी क्रम। ठीक, तो यहां देखिए ये वाला जो टुकड़ा है ये तो अलग से लगा हुआ है, ये टुकड़ा अलग लगा हुआ है, तो ये तो सीरीज में नहीं है। लेकिन यहां से देखो ये और फिर ये पूरा एक ही तार है, और ये मेरे भाई सीरीज में जुड़े हुए हैं। सीरीज का फार्मूला आपने पढ़ रखा हाई स्कूल में, R बराबर R1 प्लस R2। R1 की जगह R है, R2 की जगह पे R1 है, तो यहां इन दोनों का जब प्रतिरोध टोटल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R1 प्लस R आ जाएगा। अब ये दोनों मिलके एक बन जाएंगे। ठीक है, ये वाला टुकड़ा एक हो गया, ये टुकड़ा अलग है। जब अलग अलग टुकड़े होते हैं तो वो समांतर क्रम यानी पैरेलल में होते हैं। तो R1 प्लस R मिलके एक बन गया, R1 प्लस R मिलके एक बन गया। R2 मेरे भाई दूसरा है, तो ये और ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे, पैरेलल यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहां पे R1 का मान कितना हो गया, दोनों का जुड़ के R1 प्लस R हो गया है मेरे भाई, और R2 का मान कितना चल रहा है, R2 चल रहा है। यानी अगर हम इस सर्किट से प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं तो अगर मतलब जो सोर्स वगैरह हटाने के बाद तो वो कुछ ऐसे आएगा। देखिए ये देखिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आप मत सोचिएगा कहां से आ गया, यहां से RAB का मान निकाल लिया। RAB क्या है, A और B के बीच का कुल रेजिस्टेंस है, और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है मेरे भाई उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। हमने क्या किया, इसे RAB की जगह RTH से लिख दिया, RTH हो गया थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, आफ्टर रिमूविंग RL द करंट इन द रिमेनिंग करंट इज, जब RL हटा देंगे तो भैया जो धारा है वो कितनी होगी वो भी देख लो। तो धारा हो जाएगी, अब देखिए यहाँ से IL तो हट ही गया है, तो यहां से करंट कितनी चलेगी, I बस I ही करंट रहेगी। तो क्या हो जाएगा, E बराबर IR, तो I बराबर E बटे R। धारा कितनी है I, बैटरी कितनी है E, प्रतिरोध कितने हैं 3, जब सब हट गया तो 1 2 3, तो तीनों को जोड़ देंगे तो ये करंट हो जाएगी। जब लोड प्रतिरोध लगा हुआ था तो धारा थी IL, लेकिन अब लोड प्रतिरोध हटा हुआ है तो धारा कितनी होगी I, तो I बराबर आ गया E बटे में I डैश बराबर आ गया E बटे R1 प्लस R2। अब कुछ नहीं करना है, देखिए सर यहां पे क्या है बताओ, ये है RTH का मान हमने निकाल लिया है, I का मान हमने निकाल लिया है, सबको पता है B बराबर IR होता है, तो हमने लिखा ओपन सर्किट वोल्टेज BTH बराबर क्या होगा I इंटू R, तो I डैश इंटू R2। R2 क्यों है मेरे भाई, क्योंकि समांतर क्रम में हमें क्या चाहिए, A और B के बीच वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज समांतर क्रम में सेम होता है, तो यहाँ A और B के बीच में उतना ही वोल्टेज होगा जितना इस वाले, क्योंकि इसके समान पैरेलल में लगा हुआ, जितना इस वाले में होगा सर। तो हमने क्या लिख दिया I डैश इंटू R2, यहां से हमने BTH यानी वोल्टेज निकाल लिया। ये देखिए I डैश का मान रख दिया, गुणे में R2 रख दिया, बस। RTH पता है, BTH पता है, दोनों के मान समीकरण 3 में जो IL वाली समीकरण थी उसमें उठा के रख देंगे, आ जाएगा BTH बटे में RL प्लस RTH। यही थेवेनिन्स की थ्योरम है। लो भैया IL ये है, देखो कहां है IL, ये है, ये ऊपर वाला पूरा क्या बन गया BTH बन गया, RL है, ये क्या बन गया RTH बना लिया हमने। दोनों मान समीकरण 4 और 5 से उठा के यहां पे रख दिए, तो आ जाएगा IL बराबर BTH बटे में RL प्लस RTH। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कल भी पेपर है तब भी आप लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत आराम से कर सकते हो। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, कोर्स में देख रहे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग कहेंगे सर आपने यूट्यूब पर पब्लिक की, तो मेरे भाई कई गरीब बच्चे हैं जो बहुत परेशान, इसलिए जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम पब्लिक किए दे रहे हैं। बाकी जो लोग कोर्स में देख रहे हैं वो लोग टेंशन ना लें, अगर आपके पेपर जुलाई वगैरह में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सारा कंटेंट आज भी ऐड किया जा रहा है, मन लगा के आपको पढ़ना है। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं सारी की सारी PDF आपको यहीं एक फोल्डर में मिल ही जाती हैं, और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोगों को क्या करना है, जाइए जाके टेलीग्राम पे BDKDN BSc सर्च कर लीजिए, इसकी PDF आपको वहां पर मिल जाएगी। दोस्तों हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई थ्योरम के साथ या एक नए क्लास के साथ में। हमने आपको थेवेनिन्स थ्योरम करा दी है, हमने आपको सुपरपोजिशन थ्योरम भी करा दी है मेरे भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई थ्योरम या नए क्लास के साथ में। हमने आपको थेवेनिन्स और सुपरपोजिशन दोनों थ्योरम्स करा दी हैं सर, ठीक है। जो नॉर्टन्स थ्योरम है ये भी आप मान के चलिए लगभग थेवेनिन्स थ्योरम का ही बदला हुआ रूप है।
तो ये बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा सर। ठीक है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट के लिए हमने क्या लिखा, एक सर्किट बना दिया। सर्किट किस तरीके से बनता था, बिल्कुल वैसे ही सर्किट बना हुआ है। देखिए सर, यहां पर हम लोग एक बैटरी लगाया करते थे सर, बैटरी लगी हुई है बिल्कुल। उसके लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, ई, उसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, एक प्रतिरोध यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ और एक लोड प्रतिरोध आरएल लगा हुआ है। यहां से टोटल करंट कितनी चलेगी, आई, उधर लोड प्रतिरोध तो कितनी चली जाएगी, आईएल, आई में से आईएल चली गई तो कितनी बचेगी, आई माइनस का आईएल, इतनी करंट बचेगी मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें, सर्किट को बदल के लिख सकते हैं। मान लिया अभी थोड़ी देर के लिए लोड प्रतिरोध को हटा दिया, आरएल को हटाया, तो प्रतिरोध कौन कौन से हैं अपने पास, R1 है, R2 है और एक आंतरिक प्रतिरोध R है मेरे भाई। ठीक है, अगर इन सारे प्रतिरोध को हटा दें तो उनकी जगह पर एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिसे हम लोग थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहा करते थे। ये थ्योरम वो थ्योरम क्या कह रहे हैं, बदला हुआ रूप है मेरे भाई। तो सारे रेजिस्टेंस हटा दिए, उनकी जगह पे सिर्फ एक प्रतिरोध यानी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसे कहेंगे आरटीएच। आरटीएच का मतलब क्या हो गया, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, इस तरीके से। और उसके बाद आरएल जो अपना लोड प्रतिरोध है उसे वापस लगा दिया। यही तरीका होता है, सबसे पहले लोड प्रतिरोध को हटाया, जितने भी रेजिस्टेंस थे उन्हें मिला के एक नया रेजिस्टेंस बना दिया, जिसे रेजिस्टेंस को कहा थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। और उसके बाद जो आरएल यानी लोड प्रतिरोध हटाया था उसे वापस लगा लिया। ठीक भाई, क्या स्टेटमेंट है, लीजिए सुनिए। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई दो टर्मिनल हो, एक्टिव हो, लीनियर हो, बाइलेटरल हो नेटवर्क, एक कांस्टेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, इसे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कहते हैं। यानी कितने भी रेजिस्टेंस हो उन सब को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से, उसे हम लोग कहते हैं थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो सबसे पहले निकालेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लोड टर्मिनल एज। लोड टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, आपने पढ़ रखा है B बराबर होता है IR। B बराबर क्या होता है सर, IR होता है। उसके अलावा यहां देखिए सर, इसे देखिए यहां पे, अगर हमसे कोई कहे, जरा ध्यान से समझिएगा, A और B, तो देखिए सर ये और ये दोनों किस में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में मतलब पैरेलल में है। पैरेलल के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 यानी RTH प्लस का 1/R2 यानी RL। जब इसका एलसीएम लेंगे, नीचे आएगा RTH, इनटू में आएगा RL, ऊपर आएगा RL, प्लस में आएगा RTH, यानी R का मान कितना आ जाएगा, RTH आएगा, गुणे में RL आएगा, बटे में RL आएगा, प्लस में RTH आएगा मेरे भाई। ये R का मान आएगा। क्यों, ये दोनों समांतर क्रम में, हाई स्कूल में पढ़ रखा है। समांतर यानी पैरेलल के लिए होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये इतना R आएगा, यहां हमने डायरेक्ट ले रखा है। करंट कितनी है, I, तो बताइए वोल्टेज कितना हो जाएगा, V बराबर I इंटू R। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये इंतजाम कहां से लिख दिया, RTH इंटू RL बटे में RTH प्लस RL, कहां से लिख दिया, तो मेरे भाई ये कहीं से नहीं लिखा। वो जो दोनों अपने पास रेजिस्टेंस है, एक लोड वाला और एक टोटल हटा के जो एक लगाया है थेवेनिन्स वाला, उन दोनों को पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा इतना रेजिस्टेंस और B बराबर IR यानी इतना वोल्टेज होगा भाई। ठीक, ये तो है थ्योरम। अब हमें अगर प्रूव करना है तो हम इसी को लेके आएंगे मेरे भाई। तो कैसे प्रूव करेंगे हम जरा देखिए। हम लोग क्या करेंगे, जो अपना पहला फिगर है, हमने आपको बताया था, जिन बच्चों ने नहीं देखी है मेरी दोनों थ्योरम्स, इसे हम कोर्स में भी डालेंगे और चैनल पे भी पब्लिक कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि रियलिटी है ये थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में आती हैं। तो अगर आती हैं तो मन लगा के पढ़िए और देखे आइए। तो जरा समझिए, हमने आपसे कहा था जहां कहीं भी तीन चीजें मिल जाएंगी, कौन कौन, अगर धारा है, प्रतिरोध है और बैटरी है, तो उसे कहते हैं मैश यानी लूप। तो यानी कुल मिला के एक लूप मेरे भाई ये इधर वाला है, एक लूप सर जी ये वाला है, सर ठीक, दो लूप हम लोग लेने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहला वाला लूप ले लिया। ये देखिए, यूजिंग KVL, KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन FGCDF। जरा देखिए मेरे भाई, यहां देखिए FGCDF, यानी ये वाला हमने ले लिया मेरे भाई। इसमें कितने प्रतिरोध हैं, दो प्रतिरोध हैं। किरचॉफ का नियम क्या होता है, E बराबर IR, E बराबर IR। तो बताओ इसमें I R1 के संग में कौन चल रही, I, R2 के संग में कौन चल रही, I माइनस IL। तो यहां पे देखिए हमने किया क्या, हमने लिखा ये देखो I इंटू R1, क्योंकि R1 के संग में कौन सी करंट चल रही है,
आई चल रही है, फिर आई माइनस आई एल इंटू R2 प्लस आई इंटू आर, एक बैटरी के साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो चल रहा है। अरे मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तुम्हारे बदले में जमाने की कोई चीज़ नहीं लेंगे हम, लेकिन उससे पहले इसे समझना पड़ेगा। ये क्या था R1, ये क्या है R2, यहाँ क्या लगी हुई है बैटरी, यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध है R, यहाँ से धारा कितनी है I, यहाँ भी कितनी है I, इधर कितनी गई I माइनस का IL, यही तो गई है ना। तो इसके साथ में क्या लिखोगे बताओ, I लिखोगे, I इंटू R1, इसके साथ क्या लिखोगे I माइनस का IL इंटू R2, इसके साथ क्या लिखोगे I इंटू R लिखोगे। ब्रैकेट को खोल दिया, R2 को अलग कर दिया, I को अलग कर लिया, IL को अलग कर लिया, समीकरण बना ली हमने एक। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी बॉडी जिसे दिक्कत हो रही हो वो बता सकता है, बिल्कुल आसान है। क्या किया हमने, सबसे पहले पहला वाला लूप ले लिया, अब हम दूसरा लूप लेंगे GABCG। चला देखिए यहाँ पे सर, ये नाम है GABCG, ये हम लोग लेने वाले। इसमें कितने प्रतिरोध हैं, 2 हैं। पहला कौन सा R2, दूसरा कौन सा RL। R2 के साथ करंट बताओ I माइनस IL, RL के साथ करंट बताओ कितनी IL। तो देखिए सर कैसे लिखा हमने, तो हमने यहां पे लिखा दूसरे वाले में IL इंटू RL माइनस I माइनस का IL इंटू R2 बराबर में 0 लिख दिया। क्यों 0 लिख दिया मेरे भाई, इधर वाले लूप में यहां पे बैटरी चल रही थी तो E था उसका मान, इधर वाले में बैटरी है ही नहीं, यानी बैटरी नहीं है तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, देखिए 0 लिख दिया, ये देखो भाई 0 आ गया। जब 0 आ गया फिर हमने इसे हल किया, IL वालों को एक साइड ले गए, I को एक साइड रहने दिया और यहां से I का मान निकाल लिया। कितना आसान है। अगर पिछली आपने दोनों थ्योरम्स देखी हैं तो आप नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, जाके देख लेना। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मेरा 25 को पेपर है, तो कुछ और वीडियोस जो हमने थर्ड ईयर वालों के लिए बनाई थी वो आपको यही हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, उन्हें भी आप आराम से देख लेना सर, ठीक है। तो क्या है जरा ध्यान से समझिए, I का मान हमने निकाल लिया दूसरे लूप से, इसका मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में रखी मेरे भाई, जो देखो I का मान आ गया, जैसे वैल्यू चल रही थी चलती रही, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके R2 को उधर भेजा, हल किया और इसे हल करके हमने IL का मान निकाल लिया। ठीक भाई, कितनी आसान थ्योरम है बताओ। सबसे पहले क्या किया, 2 अपने पास मैश है, पहला मैश लिया IL का मान निकाला, दूसरा मैश लिया I का मान निकाला, I का मान उठा के IL में रख दिया और अपने पास IL का मान निकल आया। हमें प्रूव क्या करना है, BL का मान। तो हमने लिखा PD का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, यानी कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सरल भाषा में कितना वोल्टेज होएगा यार लोड के लिए। तो क्या होगा बताओ, B बराबर IL इंटू RL, B बराबर IL इंटू RL। IL का मान हमें पता है, रख दिया, साथ में कौन आ गया, IL आ गया, यानी कुल मिला के अपने पास हल होके आ गई है वैल्यू BAB की। कितनी आ गई, BAB की। यहां से R1 R2 ये पूरा कॉमन ले लिया, ये आ गया सर, ठीक है। तो अपने पास BAB की वैल्यू आ गई इतनी। अब फार्मूला होता है I बराबर E अपान R प्लस R, या फिर E बराबर IR कह लो यार, ये लो। E बराबर क्या होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध, उसमें रिलेशन होता है, पढ़ रखा होगा 12th में, R प्लस R, ऐसे करके फार्मूला I बराबर E अपान R प्लस R, ये होता है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो I बराबर होगा E अपान R1 प्लस R, यानी ये जो ऊपर वाला सिस्टम है ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, I बन जाएगा। क्या बन जाएगा, I। इस तरीके से हमने I बना दिया। अब कुछ भी नहीं करना, BAB का मान निकल आया है। जिस समय में यहां देखो ये R1 है, ये R है, ये R2 है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये पूरा तार एक है, देखिए सर ये पूरा तार एक है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम यानी सीरीज में होंगे। सीरीज में होंगे मतलब दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, R1 प्लस R बन जाएंगे। ये टुकड़ा अलग है तो ये फिर इसके साथ में ये समांतर यानी पैरेलल में होगा, तो क्या आएगा 1 अपान, पहले के लिए R1 प्लस R, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा R2, ये आ जाएगा टोटल R का मान। इस तरीके के सर्किट में जब पोटेंशियल बैटरी वगैरह सब हटा देंगे तो लिख दिया, नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R का मान हो जाएगा इतना, यानी 1 अपान R का मान हो जाएगा इतना। सर जी ये कहां से उठा लाए, अभी आपको बताया, जब इस तरीके का सर्किट होगा तो दोनों कौन कौन से बताओ, R1 प्लस R हो जाएंगे श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाएंगे, यानी 1 अपान R प्लस में आ जाएगा 1 अपान RL। इसे आप हल करोगे तो RTH का मान इतना ही आ जाएगा, 1 अपान RTH का मान इतना आ गया। V वाली इक्वेशन में 1 अपान RTH की जगह पे मान रख दिया तो आ गया फाइनली BAB बराबर I बटे में 1 अपान RL प्लस 1 अपान RTH। हल कर लिया और BAB का वही मान निकल के आ गया है जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था मेरे भाई। यही थ्योरम यहीं पे प्रूव हो गई है सर, ठीक है। फिर हम चाहें तो IL बराबर B बराबर IR, ओम का नियम होता है I बराबर B अपान R, इस B का मान यहां पे रख दिया। नॉर्टन थ्योरम ये होती है,
थेवेनिन्स थ्योरम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये होती है। दोनों की तुलना करोगे तो BTH बराबर आ जाएगा IRTH, यानी एक बदला हुआ रूप है थेवेनिन्स थ्योरम का नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा। एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। अगर YouTube पे देख रहे हो, आपके लिए पब्लिक कर दिया गया सर, ठीक है। अगर YouTube पे देख रहे हो तो सबसे पहले जिन बच्चों के पेपर बहुत जल्दी है मेरे भाई, वो सारे बच्चे क्या करें, हम नीचे और वीडियोस ऐड करे दे रहे हैं, वो वीडियोस जो हमने फाइनल ईयर वालों के लिए बना रखी हैं पहले से, बेहतरीन कंटेंट है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। उन सभी को आप पढ़िए। बाकी थ्योरम हो, थेवेनिन्स थ्योरम हो या नॉर्टन्स थ्योरम हो, इन तीनों में से आपको लॉन्ग में थ्योरम मिल सकती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कोशिश करेंगे बिल्कुल हल्का रखने की इस थ्योरम को सर, ठीक है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या मेरे भाई? सरल भाषा में कहें अध्यारोपण का सिद्धांत, और सरल भाषा में कहें तो एक से ज्यादा धाराएं आएंगी और नॉर्मली आपस में जुड़ जाएंगी। मतलब अगर एक धारा है I1, दूसरी धारा है I2, तो टोटल करंट कितनी होगी? दोनों का अलजेब्रिक सम यानी I1 प्लस I2 होगी, बस इतना ही करना है। और हम I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे सर्किट की साथ, और दोनों धाराओं को जोड़ के दिखाएंगे कि किस तरीके से टोटल करंट आएगी मेरे भाई, ठीक है। तो हमने यहां लिखा किसी ऐसे लीनियर नेटवर्क, यानी कोई एक लीनियर नेटवर्क है कि किसी ब्रांच में जिनमें एक से अधिक EMF के सोर्स हो। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जहां से हमें मिल रहा है, अगर वो एक से ज्यादा सोर्सेस हैं तो करंट का मान उन करंट्स के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। मान लिया 2 बैटरी लगी हुई, चलो सरल भाषा में बता, 2 सेल लगा रखे हैं आपने, एक सेल से करंट आ रही है I1, दूसरे सेल से करंट आ रही है I2, तो जो टोटल करंट होगी वो I1 प्लस I2 होगी मेरे भाई, बस इतनी सी बात है। देखिए सर कैसे आपको समझाते हैं। यहां पे देखिए एक सर्किट आपके सामने बना हुआ है, ठीक है भाई। इस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से पूरी बात आप समझिएगा, ठीक है। इस सर्किट में देखिए सबसे पहले तो ये समझो मेरे भाई, जो छोटा वाला होता है लाइन, जो छोटी वाली लाइन होती है वो माइनस होती है, जो बड़ी वाली लाइन होती है वो प्लस होती है। ऐसे ही छोटी वाली लाइन माइनस, बड़ी वाली लाइन होती है प्लस, ठीक है। हमेशा धारा यानी करंट प्लस से चलेगी, माइनस की तरफ चलेगी। तो यानी यहां से करंट कितनी निकलेगी, मान ले रहा है I1 निकलेगी, यहां से करंट कितने निकलेगी मेरे भाई, I2 निकलेगी। ऐसे करके आइए, देखिए हमने ऐसे बना रखा है, इसलिए यहां से कौन सी करंट आएगी बताइए, I2 करंट आएगी। यहां से कौन सी करंट आएगी बताइए, I1 करंट आएगी। तो इस वाले में जो टोटल करंट होगी वो कितनी होगी, I1 प्लस I2 हो गए मेरे भाई। बस यही सुपरपोजिशन थ्योरम है, बिल्कुल आसान है। तो हमने क्या लिखा, देखिए कितनी आराम आराम चलेंगे। हमने लिखा फिगर में एक एक्टिव लीनियर नेटवर्क जिसमें EMF सोर्स कितने हैं बताओ, 2 हैं, E1 और E2 है मेरे भाई, ठीक है। दिखाया गया है यदि I1 और I2 करंट्स E1 और E2 के कारण हो, तब R3 के थ्रू टोटल करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। 2 EMF सोर्स है, पहले से करंट I1, दूसरे से I2, तो टोटल कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। अब हम लोग I1 प्लस I2 का मान निकालेंगे, देखिए कैसे। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा प्रूफ ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। हमने क्या किया, पहला भैया E1 है, दूसरा क्या है, बैटरी या सेल कह लो E2 है। यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1 R2, एक तीसरा रेजिस्टेंस क्या है, R3 है मेरे भाई। अब हमने किया क्या, देखिए फ्रॉम फिगर, आपको केवल यही समझना है, ध्यान से हर आदमी समझे और मजा कट जाएगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है सर, देखिए यहाँ पे CVL लिख गया, एक्चुअल में ये KVL है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हमारे संग में बोलो, E बराबर IR, E बराबर IR, E बराबर IR। E माने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, I माने करंट यानी धारा, R माने रेजिस्टेंस यानी संगत प्रतिरोध यानी धारा, और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान है और बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो अब देखो भैया, सबसे पहले करते क्या है, आपको समझना पड़ेगा मेश क्या होता है। मेश का मतलब जिसे हम लोग कहते हैं पाश, क्या कहते हैं, पाश। जरा समझिए पाश क्या होता है, जहां कहीं पर भी धारा होती है, प्रतिरोध होती है और बैटरी होती है, उसे हम लोग मेश कहते हैं। जैसे यहां देखिए, अगर हम इधर वाले की बात करें, देखिए धारा है सर जी है, प्रतिरोध है सर जी है, बैटरी है सर जी है, इसका मतलब ये एक बंद पाश है, क्लोज लूप है सर, ठीक है। ऐसे ही इधर वाले में देखो मेरे भाई, धारा है सर जी है,
प्रतिरोध है सर जी है, बैटरी लगी है, हाँ लगी है, इसका मतलब ये भी एक क्लोज लूप है। ऐसे ही एक पूरा भी ले सकते हो, ये भी क्लोज लूप है सर, ठीक है। तो करते क्या है, किरचॉफ ने नियम दिया है E बराबर आई आर। E माने जो बैटरी है बराबर I और जो प्रतिरोध है उनकी गुणा के वो बराबर होगा सर, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, फ्रॉम फिगर 1A यूजिंग CVL नहीं आपको लिखना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन ABFGA, ठीक। देखना भाई सबसे पहले वो ABFGA, हर आदमी देखे, यहां देखिए सर, ए बताओ ए कहां है, इधर देखिए, इधर यह है ABFGA। ये देखो एक पूरा क्लोज लूप हो गया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे ले आके खत्म कर दिया, क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया। क्या होगा बताओ, इसमें धारा कितनी, I1 करंट, यहां से धारा कितनी चली है, I1 चली है, यहां पे कितनी आ गई मेरे भाई, I1 आ गई, लेकिन इधर से क्या आ रही थी, I2। तो इस वाले में धारा कितनी जा रही है, I1 प्लस I2 जा रही, क्योंकि I1 इधर से आ रही है, I2, तो इस वाले प्रतिरोध में धारा जा रही है I1 प्लस I2। तो क्या लगाएंगे बताओ, E बराबर IR। E की जगह क्या लिखोगे, E1 लिखोगे, I की जगह क्या लिखोगे, I1 लिखोगे, और I1 के संग में कौन आ जाएगा, R1 प्लस, इसी वाले में R3 भी चल रहा है, लेकिन R3 में धारा कितनी आ रही है, I1 प्लस I2, साथ में कितनी क्या लिखा हुआ है, R3, तो R3 लिख दिया, यानी E बराबर IR। E बराबर IR दो थे तो हमने दोनों जोड़ दिए मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए, तो यहां पे हमने दोनों का मान रख दिया, IR1 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E1, ठीक है। अब क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, I2 R3 एक तरफ आ गया, 1 1 दोनों एक साइड थे, लीजिए हम यहां पे करके आपको दिखाई देते हैं। ये देखो सर, यहां पर I1 R1 इसकी मल्टीप्लाई होगा, I1 R3, I1 आ गया कॉमन, R1 प्लस R3 बचा, प्लस I2 R3 बराबर E1 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला जो लूप है उसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया। फिर दूसरा लेंगे मेरे भाई, ये देखो VFDCB, यही तो है, BFDCB, यानी उधर वाला लेंगे। उधर वाले में क्या होगा बताओ, I2 इंटू R2, और ये R3 तो इधर वाले में भी है और उधर वाले में भी है मेरे भाई। तो हमने देखिए फिर वैसे लिखा, क्या होगा, E बराबर IR। तो E के लिए क्या ले लिया, E2 ले लिया, IR के लिए I2 ले लिया, I1 प्लस I2 R3 ले लिया, बिल्कुल वैसे ही R3 अलग है, कॉमन ले लिया, समीकरण 2 बना दी, ठीक। अब जब दो इक्वेशनें बन गई हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग I1 और I2 का मान निकाल रहे हैं। आपको पता है जब दो इक्वेशनें होती हैं तो उनमें से एक इक्वेशन को एक टर्म को बराबर कर देते हैं और घटा देते तो कैंसिल हो जाता है, एक मान निकल आएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई R3, इक्वेशन 1 को R3 से गुणा कर दी और इक्वेशन 2 को R1 प्लस R3 से गुणा कर दी। क्यों कर दी, क्योंकि मेरे भाई यहां I1 के साथ R3 चल रहा था, I2 के साथ I2 प्लस R3 चल, तो मान बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ मेरे भाई, देखो इक्वेशन 1 हो गई ऐसी, R3 गुणा हुई R1 प्लस R3 I1 आया, I2 R3 पहले था स्क्वायर हो गया और E1 R3, यानी इक्वेशन नंबर 1 से हमने कहां से गुणा कर दी, R3 से गुणा कर दी, R3 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 को हमने कहां से गुणा कर दी, R1 प्लस R3 से, R1 प्लस R3 से, R1 प्लस R3 से, और 2 को इक्वेशन नंबर 4 बना लिया। होगा क्या, एक में से दूसरे को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो देखिए यहां पर R3 R1 प्लस R3 I1, R3 R1 प्लस R3 I1, I1 से I1 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, कैंसिल करा तो इसे घटाएंगे, यहां क्या बचेगा, I2 R3 स्क्वायर, ये देखिए माइनस में I2 R1 प्लस R3 I2 प्लस R3 ये बचा, ठीक है। इधर बचेगा E1 R3 माइनस का E2 R1 प्लस R3, ठीक। I2 यहां से कॉमन है, जो इंतजाम बचा हुआ है उसे नीचे भेजेंगे, नीचे भेजा मेरे भाई, इस तरीके का सिनेरियो आ गया। दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिया, ऊपर से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे, सारे माइनस में है, सारे प्लस हो जाएंगे, दोनों कॉमन वाले माइनस कैंसिल हो गए। ये मान का आ गया, I2 का आ गया। एक बार हमने घटाया है, अब क्या करेंगे, दोबारा से फिर दोनों इक्वेशनों का यूज करेंगे। इसके बाद देन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को आपकी R2 प्लस R3 से गुणा कर दिया और R2 को आपकी R3 से गुणा कर दिया। इससे क्या होगा, लो भैया, अब की 1 की गुणा इससे हो गई, 2 की गुणा इससे हो गई, फिर हमने क्या किया, घटाया, फिर से घटाया, अब की I2 वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये देखो I2 वाला टर्म क्या हो गया, सेम,
R3I2 प्लस R3I2, R3I2 प्लस I3I2 दोनों के दोनों हो जाएंगे कैंसिल। जब कैंसिल होगा तो जो बचा वो यहां पे लिख दिया। उसके बाद फिर से I1 कॉमन आया, इसे भेजेंगे नीचे, I1 का मान निकल आएगा मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। तो हम लोगों ने I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? टोटल करंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? जो टोटल करंट होगी वो I1 और I2 के योग के बराबर होगी। तो हमने उसके लिए दोनों को जोड़ दिया। ये आ गया मेरे भाई I1 प्लस I2, दोनों के एलसीएम सेम है। आप चेक करिए I1 प्लस I2 दोनों सेम है। तो हमने क्या किया? दोनों को नीचे लिख दिया, दोनों को जोड़ के लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दी। जो कैंसिल होना था वो कैंसिल हो गया और फाइनल टोटल करंट आ जाएगी R3 के जरिए R1E2 प्लस E1R2 बटे में R1R2 प्लस R2R3 प्लस R3R1। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई सुपरपोजिशन थ्योरम है सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगी दोनों जगह। इस वीडियो को हम पब्लिक इसलिए कर रहे हैं, कोर्स वाले बच्चे कह रहे होंगे सर आप वीडियो वहां भी डाल देते हैं। मेरे भाई कुछ बच्चों के पेपर हैं जो वो बहुत परेशान है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वहां पर भी हम पब्लिक कर दे रहे हैं यूट्यूब पर, ताकि जो बहुत गरीब बच्चे हैं वो लोग पढ़ के अपने पेपर को अच्छे से दे पाएं। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर PDF आपको मिल ही जाएगी। लेकिन जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं इस PDF को आपको देखना पड़ेगा, टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा BDKDN BSc।